बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी महत्वपूर्ण साधन है? राठौड़, सिसोदिया, चौहान या प्रतिहार? बिजोलिया अभिलेख किस वंश की इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? राठौड़, सिसोदिया, चौहान, प्रतिहार? तो आंसर है चौहान। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? गोविंदराज, वासुदेव, विग्रहराज या दुर्लभराज? आंसर है वासुदेव। ये सेकंड ग्रेड 2018 स्पेशल एजुकेशन में सवाल आया था। अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? मंडोर, दिल्ली, सांबर या जालोर? तो अजमेर की स्थापना से पूर्व राजस्थान माफ कीजिएगा, चौहानों की राजधानी सांबर थी और सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन में सवाल आया था। किस चौहान शासक द्वारा जाबालीपुर को ज्वालपुर परिवर्तित किया गया? जगदेव, विग्रह चतुर्थ, देवदत्त या अन्नोराज? तो जाबालीपुर को ज्वालपुर में परिवर्तित विग्रह चतुर्थ द्वारा किया गया। देखिए थोड़ा अलग सवाल है, ये सवाल मैंने भी अभी तक थोड़ा कम देखा था, एक बार दो बार देखा तो सही था पर इतना रेगुलर नहीं देखा, तो इसको देख लीजिएगा। ये सेकंड ग्रेड 2018 में संस्कृत एजुकेशन में सवाल आया था। अजमेर नगर बसाया, ये सवाल रेगुलर आता रहता है, तो याद रहे गोविंदराज, पृथ्वीराज चौहान, अजय राज या अन्नोराज? तो अजय राज ने ये बसाया था, सेकंड ग्रेड 2022 में ये आया था। तो देखिए एक तो ये आता है कि अजमेर नगर किसने बचाया बसाया, और एक आता है अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने कराया। तो नगर तो बसाया है अजय राज ने और दुर्ग का निर्माण कराया अजय पाल ने। यह तक। अब देखिए अन्नोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने राज्य काल के प्रारंभ में उसने गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। वह मालवा के नरवन को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्य नरेश जयश्री सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। तो देखिए ये 1, 3 और 4 सही है। बाकी ये जो मालवा को नरवन असफल रहा ये गलत है, सही सफल रहा है, तो ये गलत है, पर पहला, तीसरा और चौथा सही है। अब देखिए चौहान शासक कवि बांधव, ये सवाल तो इतना रेगुलर है, हर परीक्षा में आ जाता है। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, सेकंड ग्रेड 2015 में आया। अन्नोराज, विग्रहराज चतुर्थ, अजय राज या पृथ्वीराज द्वितीय? तो आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, सोमेश्वर या अन्नोराज? आंसर विग्रहराज चतुर्थ। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? अजय राज चौहान, विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय? तो हरिकेली नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ। साथियों इससे जो विग्रहराज चतुर्थ है ना, इससे जुड़े सवाल लगातार आते रहते हैं। कवि बांधव का आता है, ये हरिकेली नाटक का आता है, ये सोमदेव किसके दरबार में था, ये 2-3 कवियों के नाम आ जाते हैं। तो ये विग्रह चतुर्थ थोड़ा इंपॉर्टेंट है और स्वर्ण काल भी कहलाता है, तो थोड़ा याद रखिएगा इसको। देखिए वापस आ गया है नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की? ये 2018 संस्कृत एजुकेशन में वापस आ गया। तो आंसर है सोमेंद्र द्वारा, और ये विग्रह चतुर्थ के दरबार में था। अब वापस आया, देखिए निम्नलिखित में चौहान शासकों में किस शासक को बिसल देव के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। जो चौहान शासक है इनमें से जुड़े हुए, या तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में सवाल आता है, या इस विग्रहराज के बारे में सवाल आता है, या फिर अजय राज जो अजय पाल के बारे में सवाल आता है। तो याद रखिएगा। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? अब देखिए ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। प्रताप लंकेश्वर, तो आंसर है सोमेश्वर। सोमेश्वर ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की। संस्कृत एजुकेशन 2022 सेकंड ग्रेड में सवाल आया। वह चंदेल शासक जिसे पृथ्वीराज चौहान ने हराया? नागार्जुन, आला, परमदी देव, जयचंद? तो आंसर है परमदी देव, और आला उदल इसके सेनापति थे। और आला उदल ने बहुत पृथ्वीराज चौहान से बहुत मजबूती से युद्ध लड़ा था। और वो जैसे हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान काफी महान माने जाते हैं और मतलब वीर, तो वहाँ उन्हें आला उदल, क्योंकि वो उनकी तरफ से लड़े थे मध्य प्रदेश, ये परमदी देव, तो वहां से उन्हें भी उनका मतलब बहुत वीर सैनिक माना जाता है, सिपाही माना जाता है, सेनापति थे वो। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था? परमादी देव, जय वर्मा, कीर्तवर्मा, यशोवर्मा? तो समकालीन जो चंदेल शासक था परमदी देव था। सेकंड ग्रेड 2011 में सवाल आया। अब भंडानकों का पूर्णतया दमन निम्न में से किसने किया? सोमेश्वर, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय या विग्रहराज? तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ना, जो अंतिम जो शासक थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय
इन्होंने भंडारकों का पूर्णतः दमन किया। अब देखिए साथियों, दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए प्रश्न जो अभी तक परीक्षाओं में आए हैं। दिल्ली सल्तनत, मेवाड़ और रणथंभौर का संबंध जो है, इनसे जुड़े हुए प्रश्न हम यही करा रहे हैं आपको। इससे पहले भी हमने काफी वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें पुराने पेपर के जो प्रश्न है डाले, और ये आज वापस हम कर रहे हैं और टॉपिक वाइज डाल रहे हैं कि इस टॉपिक से इतने प्रश्न बने, इस टॉपिक से, तो आपको अंदाजा लगे किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं और वापस रिपीट भी हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि रिपीट हो जाते हैं। अब ऋग्वेद का आपने देखा, हर मतलब 3-4 परीक्षा लगातार आए हैं वो प्रश्न, तो आप देख सकते हैं इसमें भी होगा। देखिए, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? जत्रसिंह, अमीर, वीर नारायण, गोविंदराज। आंसर है गोविंदराज। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक गोविंदराज, सेकंड ग्रेड 2022 में। वह खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर के अमीर को पराजित किया? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी या खिज्र खां खिलजी, जिसे मतलब रणथंभौर के अमीर देव चौहान ने पराजित किया, तो जलालुद्दीन खिलजी को पराजित किया था। अब देखिए, ये सवाल तो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कई बार आ चुका है। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब इसकी विजयों को, ये सवाल पता नहीं रेगुलर है, मतलब कि क्योंकि एक साथ पूछ लिया जाता है इसमें किन किन जगह किलों पर आक्रमण किया। तो देखिए, सबसे पहले तो उसने किया था रणथंभौर पर, फिर किया चित्तौड़ पर। देखिए, रणथंभौर पर 1301, फिर चित्तौड़ पे 1303, और फिर किया सिवाना 1308, और फिर किया जालोर 1311, और बीच में कई बार क्या आता सिवाना और ये वापस आ जाता है, वो भी आता है क्योंकि 1305 का भी कुछ है ऐसा, पर ये मतलब पूर्णतः आंदोलन, पूर्णतः आक्रमण थे। रणथंभौर, फिर चित्तौड़, और फिर सिवाना, और फिर जालोर, याद रखिएगा। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? अलूग खां, नुसरत खां, अकात खां या उमर खां? तो रणथंभौर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने अलूग खां के अधिकार में सौंपा था, सेकंड ग्रेड 2016 में। 1300 में रणथंभौर के आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? उलुग खां, नुसरत खां, जफर खां, आईने मुल्क मुल्तानी? तो नुसरत खां तो मारा गया और अलुग खां को बाद में इसका अधिकार सौंपा था। याद रखिए, 2 सवाल पक्के आते हैं। ये 16 में ये भी देखिए, ग्रुप 1 में आया था। ये नुसरत खां को तो उसने सौंपा था, और ये उलुग खां मतलब सेनापति बनाया था, उसका अधिकार सौंपा था किले का। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? गुहिल वंश, राठौड़, सोनग्रज चौहान, और जालोर के सोनग्रज चौहान के साथ इन्होंने युद्ध किया था, और कानड़ देव वीरम देव वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब देखिए, राजस्थान और मुगल, नहीं थोड़ा इधर भी है सवाल, ये पहले देख लीजिए अलाउद्दीन वाला। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर के अभियान के समय वहां का शासक था गोविंदराज, वीर नारायण, अमीर, अतिपाल? तो अमीर देव चौहान, महान शासक अमीर देव चौहान वहां के शासक थे। रणथंभौर के शासक अमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? तैमूर, मोहम्मद शाह, खैबरू या मोहम्मद खान? तो 2-3 दोनों ऑप्शन दिए इसमें। मोहम्मद शाह भी है और खैबरू भी है, दोनों को अलाउद्दीन के 2 सेनापतियों को जो थे, उनको नेता को अमीर ने मोहम्मद शाह और खैबरू नामक मंगोल विद्रोहियों को अलाउद्दीन के विरुद्ध शरण। अंततः यह प्रश्न तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण था। तो ये सवाल के 2 उत्तर थे। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के दौरान कौन सा इतिहासकार साथ था? जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, फरिश्ता, मीनू सिराज? तो अमीर खुसरो उस समय साथ था। अमीर खुसरो सल्तनत काल के 7 शासकों के साथ रहा, और उस समय अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान का समय इतिहासकार साथ था। निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का वर्णन किया है? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण पर का वर्णन अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतह में किया। ध्यान रखिए, खजाइन उल फुतह में। 1303 में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना में युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए? ये सेकंड ग्रेड 2022 में आया। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, फतेह खान? गोरा बादल किसकी सेना से? तो अलाउद्दीन खिलजी से जो है चित्तौड़ के ये गोरा बादल सेनापति थे, और युद्ध होते हुए
वीर गति को प्राप्त हुए। अमीर खुसरो किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का वर्णन करता है? किरानुसादीन, तारीख अलाई, खजाइनुल फतह, इजाज खुसरवी। तो देखिए अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़, तो देखिए तारीख अलाई और खजाइनुल फतह दोनों एक ही पुस्तक है, था विकल्प 2 व 3 दोनों सही है। तारीख अलाई और खजाइनुल फतह दोनों एक ही प्रश्न है, पुस्तक है। जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कुमार सिन्हा, अल्लाण, कीर्तिपाल, अजय सिंह। आंसर है कीर्तिपाल। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता है? खिजराबाद, जयगढ़, जलालाबाद या जाबिलपुर। तो ये जबालीपुर है, जबलपुर है। ये प्राचीन शिलालेखों में जालोर को जाना। सेकंड ग्रेड 2022 ग्रुप डी ये सवाल आया था, अभी जो हुई परीक्षा, लास्ट परीक्षा हुई थी उसमें। अब देखिए कानड़ देव जालोर के शासक थे। जालोर, ये जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक था शीतल देव, कानड़ देव, मलक देव, ये कानड़ देव। तो देखिए ये सवाल आया सेकंड ग्रेड 2022 में, फिर आया ये सेकंड ग्रेड 2018 में, सेम टू सेम प्रश्न। अब देखिए राजस्थान और मुगल से संबंधित ये प्रश्न है, टॉपिक है, वापस आया, मतलब ये टॉपिक आया है कि राजस्थान और मुगल जो प्रश्न थे इससे जुड़े हुए कितने प्रश्न अभी तक आए, तो ये हम टॉपिक वाइज आपको बता रहे हैं। खातोली का युद्ध लड़ा गया, तो खातोली का युद्ध जो लड़ा गया इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच, सेकंड ग्रेड 2015 में आया। इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य खातोली का युद्ध लड़ा गया। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? पानीपत, खातौली, नागौर या उदयपुर। तो आंसर है खातौली। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? आंसर है खातौली। महाराणा सांगा ये 2018 में आया था। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? देखिए ये वापस आ गया 2018 में आया, फिर 2022 में आया। तो इसका मतलब देखिए अब आप समझ सकते हैं कि पुराने पेपर पढ़ने कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल वैसा का वैसा रिपीट हो रहा है। अगर 2 सवाल, मतलब कुल मिला के 10 सवाल भी आपके सही हो गए तो आपका तो मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आपको पुराने पेपर भले, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये वीडियो से ही पढ़े, आपको जहाँ ठीक लगे किताब कोई मिल जाए वहां से देख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। वीडियो तो देखिए बनाना पड़ता है अपने को, अच्छा लगता है मेरे को ये बनाना तो बना देता हूँ। आप देखना नहीं देखना आपकी इच्छा पर निर्भर, कोई समस्या नहीं। पर पुराने पेपर जहां से भी मिले आपको जरूर पढ़े, देखिए सवाल रिपीट होते। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस युद्ध सुल्तान को पराजित किया? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था 1527। 1527। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल लगातार आ सकता है और वापस आ भी सकता है। खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धा ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष लिया था? महमूद लोदी, रावल उदयसिंह, हसन खां मेवाती या गोकुलदास परमार। तो देखिए 1 2 3 4, तो ये चारों थे ना, ये महमूद लोदी, रावल उदयसिंह, हसन खां मेवाती, गोकुलदास परमार, इन्होंने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में युद्ध किया। अब देखिए निम्न में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? खानवा, पानीपत, तराइन या चंदेरी। तो देखिए खानवा का युद्ध है वो महाराणा इसमें हुआ था, सांगा और बाबर के। एक अगर बयाना का होता तो बयाना का भी इसमें उत्तर होता, पर बयाना इसमें नहीं है। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था? महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, हकीम का सूरी या फिर मालदेव पठान। तो हकीम का सूर नहीं था, हकीम का सूर आपको पता है हल्दी घाटी में था, तो ये वहां पर तो कैसे हो सकता है? कर्नल जेम्स स्टुअर्ट ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? सेकंड ग्रेड 2011 में आया, सेकंड ग्रेड 2011 में। हल्दी घाटी, दिवेर, खानवा, सारंगपुर। तो मेवाड़ का मैराथन दिवेर को कहा है। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? सूर्यमल, रायमल, पृथ्वीराज कल्याणमल। तो सूर्यमल नहीं लड़ रहा था, बाकी रायमल, पृथ्वीराज कल्याणमल लड़ रहे थे। ये 2018 में आया था। अब देखिए 2016 वाला प्रश्न बताते हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत सरदार खानवा के बाबर के विरुद्ध राणा पक्ष में लड़े? राजा भारमल ईडर, वीरमदेव मेड़तिया, राव बीका, राव लूणकरण। तो देखिए ये इसमें से दो ही थे जो लड़े थे, एक तो ईडर वाले भारमल और वीरमदेव मेड़तिया, ये दोनों लड़े थे।
किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद राज चिन्हों का धारण करके युद्ध जारी रखा? जयमल, झाला अज्जा, राम सय तंवर, दुर्गादास। 2016 में आया है सेकंड ग्रेड में, तो इसका आंसर है झाला अज्जा। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद राज चिन्ह धारण किया? बीएन राय ने किसे राजपूतों का भूला बिसरा नायक कहा था? मालदेव, रतन सिंह, चंद्रसेन, रायसिंह। तो राव चंद्रसेन को भूला बिसरा शासक कहा था, और प्रताप का अग्रज, महाराणा प्रताप का अग्रज भी कहा जाता है, मतलब अग्रणी भी कहा जाता है, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चंद्रसेन ने अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए? जनता पर कर बढ़ाए, महाजन वर्ग से धन की लूट, सामाजिक प्रथा को अनावश्यक हस्तक्षेप से स्वयं की विलासिता। तो देखिए, महाजन वर्ग से धन की लूट। चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय हो गए। 2018 में सवाल आया था। वैसे ये सवाल मैंने भी इतना कभी देखा नहीं, तो देखिए, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? यही मैं कह रहा था, तो राव चंद्रसेन को। ये 2018 में ग्रुप 2 में आया था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? चित्तौड़, गोकुंदा, निम्बेड़ा, बड़ी सादी। आंसर है गोकुंदा, ध्यान रखिएगा साथियों। ये मुगल और राजपूत संबंध जो है, मेवाड़ संबंध है, उसमें से ये प्रश्न आ रहे हैं। राजपूत, मेवाड़, मुगल संबंध जो भी प्रश्न बन रहे हैं आज तक, इस टॉपिक पे जितने प्रश्न बने हैं वो सभी मैं आपको बता रहा हूं, तो आप ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर, बीदा झाला, राव कृष्णदास छुंडावत, अशोक परमार। साथियों, ये सवाल बार बार आ रहा है कि कौन या तो महाराणा प्रताप के साथ लड़ा या फिर राणा सांगा के साथ लड़ा, तो आप इसको याद जरूर करें। तो ये महाराणा प्रताप वाले, तो 1, 2, 3 राम सिंह तंवर लड़े, फिर लड़े बीदा झाला और अशोक परमार। ये कृष्णा छुड़ावत नहीं, हम आपकी जगह, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, याद रखिए, वापस आपको बताता हूं। देखिए, महाराणा प्रताप के पक्ष में कौन कौन लड़े? एक तो राम सिंह तंवर, फिर बीदा झाला और रावत कृष्णदास छुंडावत। अशोक परमार नहीं लड़े। ये 3 ध्यान रखिएगा। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध मैदान किस जिले में स्थित है? ये तो आपको पता ही होगा, आप इसका कमेंट कीजिए। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ या भीलवाड़ा। ये आप इसमें कमेंट कीजिए कि वो किस में, तो आप कमेंट कीजिए हल्दी घाटी का प्रसिद्ध मैदान। ये आंसर चलो बता दीजिए, राजसमंद में है, राजसमंद में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के की भील सेना का कमान या किसने संभाली थी? राणा पूंजा, जीवसा, लूणा छावंडिया, ताराबिल। तो आंसर है राणा पूंजा। अब देखिए, महाराणा प्रताप ने छावंड को अपनी राजधानी बनाया। मेवाड़ की राजधानी कब तक रहा? 1557, 1605, 1609 या 1615। तो 1557 तक ये रहा छावंड। 1585 में राजधानी बनी थी और 1557 तक रही। फिर देखिए, वापस सवाल आया, प्रताप ने 1585 में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये छावंड में स्थापित की थी। अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध लड़ा? सुरजनहाड़ा, महाराणा प्रताप, केदार राय, रामचंद्र। तो देखिए, प्रथम अभियान जो सेकंड ग्रेड 2018 में आया था, तो ये महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा, मेवाड़ के विरुद्ध। मुगलों द्वारा राजा मानसिंह को कौन से सूबे की सूबेदारी दी गई थी? कौन से सूबे? तो काबुल, बिहार और बंगाल। काबुल, बिहार और बंगाल। मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईशा खां और सुलेमान केदार राय को नियंत्रित किया? बंगाल की। प्रथम बार 7 हजारी और मनसब मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर शासक था मानसिंह। तो मानसिंह से जुड़े काफी प्रश्न आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7,000 व 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया? तो आंसर है 1605। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसे सुपुर्द किया? मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह, मालदेव के, तो बीकानेर के राय सिंह को 72-73 में ये जोधपुर सुपुर्द कर दिया। किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? महाराजा राय सिंह। बीकानेर के माया राजा गद्दी पर कब, राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? 1576 में। मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह निम्न से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? बलूचिस्तान, कांधार, बंगाल, काबुल।
तो देखिए बंगाल में वो शामिल नहीं थे, बाकी बलूचिस्तान, कंधार और काबुल में शामिल थे। ग्रुप एएमएस 2022 में आया था। अब देखिए इसमें स्टार मिल गया, बोनस है शायद ये सवाल क्या है फिर भी देखते हैं। राणा राजसिंह मेवाड़ का समकालीन था, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। ये देखिए 2013 में आया। इसमें तकलीफ ये हुई थी कि शाहजहां और औरंगजेब दोनों थे, दोनों उसके समकालीन थे, उनके समकालीन थे, तो इसको बोनस दे दिया था। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? महाराजा जय सिंह, महाराजा करण सिंह, महाराणा राज सिंह, अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। तो महाराणा राज सिंह। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के विरुद्ध किसने राठौड़ों का साथ दिया? महाराणा करण सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह। आंसर है महाराजा राज सिंह। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातों की उपाधि धारण की? बहुत ही अच्छा सवाल है, 2002 ग्रेड 2016 में यह सवाल आया था। महाराजा जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या महाराणा राज सिंह। तो विजय कटकातों की जो उपाधि है महाराणा राज सिंह ने धारण की थी। देखिए ये भी सवाल कई बार आ चुका है और आता है। औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के मध्य जो लड़ाई थी उनके मध्य, तो देखिए ये सवाल आता है कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज था? रूपमती, छारूमती, भानुमती या गुणवती। आंसर है छारूमती, ध्यान रखिएगा छारूमती। सेकंड ग्रेड 2018 में यह सवाल आया था और वापस भी आ सकता है। छारूमती किशनगढ़ की शायद रानी राजकुमारी थी, तो उससे विवाह के कारण ये औरंगजेब उनसे नाराज था। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। राणा सांगा, चंद्रसेन, मानसिंह, रायसिंह। इनमें से किन दो का चयन करें जिन्होंने मुगल का सहयोग किया? तो देखिए मानसिंह ने किया और राय सिंह ने किया, राणा सांगा और चंद्रसेन ने नहीं किया। कुंभा के विषय में असत्य कथन बताना है आपको। वह स्वयं विद्वान नहीं था, विद्वानों को आश्रय देता था। ये बिल्कुल असत्य है। कुंभा खुद भी बहुत विद्वान थे, तो यही गलत हो गया। बाकी कुंभलुद्दुर का निर्माता, संगीत प्रेमी, मेवाड़ के महान शासकों में एक बिल्कुल सही है। अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7,000 किस राजपूत शासक को दिया? राजा भारमल, मोटा राजा उदय सिंह, राजा मानसिंह, भगवान। उत्तर है राजा मानसिंह। प्राक हड़प्पा संस्कृति में प्राप्त हुई आहाड़, बालाथल, कालीबंगा, गणेश्वर कालीबंगा में प्राप्त हुई। निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बीके थापर, एमडी खरे, बीबी लाल या पीजी बाल। तो ये पीजी लाल है ना, ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी बीके थापर है, एमडी खरे और बीबी लाल भी है। निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल का सहयोगी नहीं रहे? एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन या ये त्रिपाठी। तो कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल का सहयोग देखिए ये एमडी खरे नहीं रहे, बाकी के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन और ये त्रिपाठी रहे। निम्न में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की साम्राज्य की तृतीय राजधानी या तीसरी राजधानी कहा? सी.एच. जोसा, श्यामलाल दास, दशरथ शर्मा और दयाराम साहनी। तो आंसर है दशरथ शर्मा। ये सवाल 2013 सेकंड ग्रेड में आया था, मैंने भी दिया था ये पेपर। और ये सवाल किसी दूसरी गाइड से मैंने पढ़ा था, उसमें कुछ अलग उत्तर लिखा हुआ था तो गलत हो गया था वहां पर। ये साहनी लिख दिया शायद मैंने, कुछ ऐसा, या कहीं दूसरी गाइड में भी आपको मिस्टेक हो दिया कहीं। मैं नाम नहीं बताऊंगा गाइड का, जाने दीजिए। पर दशरथ शर्मा इसका उत्तर है, तीसरी राजधानी कहा था, याद कीजिए। 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई आहाड़, बेराट, गणेश्वर, कालीबंगा। आंसर है कालीबंगा। जूते हुए खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल में मिले? आहाड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट। आंसर है कालीबंगा। सेकंड ग्रेड 2016 में ग्रुप ए में ये सवाल आया था। साथियों हम जो ये प्रश्न करवा रहे हैं ये आज तक के सभी पेपरों में जो प्रश्न है, इससे पहले भी 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, लगभग 1 घंटे के साइड, 1 आवर्स के। तो ये तीसरा वीडियो है, अब देख सकते हैं इसको। और रिपीट होते सवाल इसलिए एक बार जरूर देखें। आहाड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके नेतृत्व में हुआ? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, एस डी साकलिया, वी एन मिश्र। आंसर है अक्षय
कीर्ति व्यास। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? कालीबंगा, आहड़, बालाथल या बैराट? आंसर है आहड़। यह सेकंड ग्रेड में 2022 में आया था। आहड़ इसका उत्तर है। किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? और ये देखिए, आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका उत्तर है अक्षय कीर्ति व्यास। आगे सवाल देखते हैं। किस पुरातत्व स्थल को वापस देखिए धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? नमाना, भागोर, आहड़ या नागदा? आहड़। और अब ये देखिए, ये का ये सवाल 2016 में आया, फिर 2018 में भी आया। मतलब साफ पता चलता है कि सवाल रिपीट होते हैं, इसलिए पुराने पेपर जरूर देखिए। कम से कम 7-8 सवाल का फायदा हो जाए तो आप मेरिट में आ जाएगी। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है? बैराट, आहड़, कालीबंगा, बागोर? आंसर है आहड़, ताम्रवती नगरी के नाम से। आहड़ को किस संस्कृति का केंद्र माना जाता है? काले मृदभांड, तांबे के मृदभांड, चांदी के मृदभांड या लाल काले मृदभांड? तो आंसर है लाल काले मृदभांड। आहड़ के विषय में निम्न कथनों पे कौन सा कथन असत्य है? 2016 में आया यह सवाल। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न क्षणों पर प्रकाश पड़ता है। यह सही है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवारों और नींवों को मजबूत व सौंदर्य बनाने के लिए मिट्टी में क्वार्ट्ज व टुकड़े चिप्स के सम्मिश्रण करते थे। ये भी सही है। आवश्यक भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये गलत है। कौन सी सभ्यता या कौन सी वस्तु आहड़ से संबंधित नहीं है? छावल, कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे की वस्तुएं, चित्रित धूसर मृदभांड? ये सही नहीं है। बाकी देखिए, चावल भी है, जो लाल काले लोहित लाल मृदभांड भी है, और तांबे की वस्तुएं भी है। कौन सी फसल आहड़ में नहीं होता था? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा? तो देखिए, इसको स्टार मिला था, मतलब शायद ये बोनस मिला था उस समय, तो ये सवाल अब वापस रिपीट होने की पॉसिबिलिटी कम है। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी प्राप्य बाह्य सामग्री को संकेत देती है? ताम्र उपकरण, सेल खड़ी मनके, लेपिज लाजुली या टेराकोटा मनके? तो देखिए, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्क को? तो आंसर लेपिज लाजुली। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं है? कालीबंगा अमलानंद घोष, ये तो सही है। आहड़ एसटी साकलिया भी सही है। बागोर वीएन मिश्रा भी सही है। बैराट है ना, केदार पुनातपुरी नहीं है। बाकी तीनों सही है। देखिए, कालीबंगा अमलानंद घोष है, आहड़ एचडी साकलिया है, और बागोर वीएन मिश्र है। निम्न में से कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है? रंग महल, बैराट, गणेश्वर या फिर कालीबंगा? ये तो गणेश्वर शिखर ये होगा इधर, कांतली नदी, तो गणेश्वर इसका उत्तर है। यह सेकंड ग्रेड 2022 में आया था। निम्न में से राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? बालाथल, गणेश्वर, आहड़ या बैराट? ताम्र युगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र, यह आंसर है गणेश्वर। ये 2022 में आया था। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई? देखिए, ये आहड़ भी जैसे ताम्र है, पर फिर भी देखिए, सबसे ज्यादा जो प्राप्त हुई है वो गणेश्वर में प्राप्त हुई है। राजस्थान के कौन से स्थल से यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए? ये देखिए, 2011 में आया था सेकंड में, ये 2000 और कोर्ट से इसका आंसर तय हुआ था। तो देखिए, मिनांडर के सिक्के, कालीबंगा, बैराट या आहड़ या नगर? तो आंसर है बैराट। बैराट इसका उत्तर है। साथियों, हम काफी वस्तुनिष्ठ प्रश्न अलग अलग टॉपिक पे भी ला रहे हैं, रीड के भी ला रहे हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी के लिए ला रहे हैं, और अलग अलग वीडियो आ रहे हैं। ये वीडियो जो संबंधित है वो पुराने पेपरों से संबंधित, जितने भी पुराने पेपर में प्रश्न आए, क्योंकि प्रश्न वापस रिपीट होते रहते हैं, तो इससे संबंधित आप अगर अपडेट चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपकी इच्छा हो तो जरूर कीजिए, और कर सकते हैं तो आपके अच्छे वीडियो आएंगे, ये बात मैं गारंटी दे सकता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, कीजिए ना कीजिए वो अलग बात है। बैराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किस नेतृत्व में किया? दयाराम साहनी, डॉक्टर एन.आर. बदरजी, बी.आर. अम्बेडकर, डी.आर. भंडारकर या आर.सी. अग्रवाल? विराटनगर में प्रथम उत्खनन दयाराम साहनी।
सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? कैप्टन बर्ट, कर्नल जेम्स टॉड, कैप्टन हॉकिंस, आरसी अग्रवाल। तो देखिए बीजक की पहाड़ी बैराट में स्थित अशोक के शिला कैप्टन बर्ट ने खोजा। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के दो शिलालेख पाए जाते हैं? निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के दो शिलालेख पाए जाते हैं? बनास, गणेश्वर, कालीबंगा या बैराट? तो आंसर है बैराट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित नहीं है? भीम जी की डुंगरी, बीजक की डुंगरी, महादेव जी की डुंगरी, राव जी की डुंगरी। तो देखिए बैराट से संबंधित भीम जी की डुंगरी है, बीजक की डुंगरी भी है और महादेव जी की डुंगरी है, ये राव जी की डुंगरी नहीं है। तो तीन याद कीजिए, भीम जी, महादेव जी और बीजक। उत्तर गुप्त कालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले? बैराट, आहड़, ओजियन या गिलुंड? उत्तर गुप्त कालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले, उत्तर है बैराट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, कालीबंगा लोह युग संस्कृति का उदाहरण था, आहड़वासी का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलत या तांबे वस्त्र बनाना था। तो देखिए सही है, तो ये आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क का गलन तांबे का वस्तुएं बनाना था, यह सही है। अब मिलान करना है आपको, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट। तो देखिए सुमिलित नहीं है वो बताना है। आहड़ उदयपुर बिल्कुल सही है, गणेश्वर शिखर भी सही है, बैराट जयपुर, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, ये चूरू गलत है। घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? सेकंड ग्रेड 2022 ग्रुप बी में सवाल आया था, जीके में वापस भी आ सकता है, अच्छा सवाल है। गुहिलोत, कछुआ, सिसोदिया या मंडोर के प्रथियार? घटियाला शिलालेख में किस वंश की जान, तो आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए। आंसर है मंडोर के प्रथियार। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया? नीलकुंड, देवली, राधनपुर या कराड़? कमेंट कीजिए अगर आपको पता हो तो। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों को में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो देखिए इसका आंसर है ABCD, मतलब तीन चारों, नीलकुंड, देवली, राधनपुर और कराड़, चारों में ये आंसर है, याद रखिएगा। देखिए सर इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप मतलब पढ़े जल्दी जल्दी, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद होना चाहिए, एक बार में सवाल याद होना चाहिए, आपको इतना फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक कोटेशन है, ध्यान रखिएगा कि जो जल्दबाजी करते हैं वो मिनटे बचाकर घंटे बर्बाद कर देते हैं, या ध्यान रखिएगा। तो मतलब जल्दबाजी कभी ना करें, आराम से पढ़े और शांति से पढ़े। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ है? नानसा, पुष्कर, बयाना, गोसंडी? तो राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख है गोसुंडी। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? मंडोर का अभिलेख, नाडोल का अभिलेख, नागदा का अभिलेख, घटियाला का अभिलेख? जैन मंदिर की स्थापना करने वाला प्रतिहार अभिलेख, आंसर है घटियाला का अभिलेख। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा ग्वालियर, मंडोर, उज्जैन या कन्नौज? तो आंसर है मंडोर। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा मंडोर। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मेड़ता, जालोर, भीनमाल या मंडोर? तो राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर। मंडोर प्रतिहार वंश की किस वंश शासक को से वंशावली प्रारंभ होती है? मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? कंदक, रज्जिल, हरिश्चंद्र, नागभट्ट? तो आंसर है रज्जिल। 2022 में यह सवाल आया था। साथियों पुराने पेपर से देखिए, पुराने पेपर जो है उनको पढ़ने से ये फायदा होता है कि एक तो आपको तैयारी का अनुमान हो जाता है कि आपकी तैयारी कितनी है, और एक आपको पेपर का लेवल पता चल जाता है कि भाई इस लेवल का सवाल आते हैं। अब आपने देखा होगा आर्ट से जुड़े हुए चार सवाल आ चुके हैं, तो वापस हो सकता है कि उनमें से एक उठ के सवाल वापस प्रकट हो जाए आपके सामने। तो पुराने सवाल जरूर देखें, कहीं से भी देखें। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से? रज्जिल, इसका आंसर रज्जिल। प्रतिहार शासक जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, महेंद्रपाल प्रथम,
मिहिर भोज। आंसर है नागभट्ट प्रथम। प्रत्यार शासक जिन्हें जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की, नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलो, मोलो, भीमपाल, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, मांडवियापुर जोधपुर या जांगल बीकानेर बीकानेर। तो ये दोनों इसमें आंसर माना है। देखिए ये मतलब प्रतिहारों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो तो ये मांडवियापुर मंडोर थी। तो इसका आंसर ये मान लीजिए। ये पीलो भीमपाल भी माना है शायद, इसमें 1-3 लिखा है ऑप्शंस देखिए। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? बहुत ही अच्छा सवाल है। कुकुक, रज्जील, नागभट्ट प्रथम, बाहुक। देखिए प्रतिहार वंश की किस मंडोर शाखा को कि किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? मंडोर से मेड़ता। तो नागभट्ट प्रथम ने ये किया था, सेकंड ग्रेड 2016 में आया था। ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? विग्रह चतुर्थ, विमल शाह, नागभट्ट या मिहिर भोज। तो ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक है वो नागभट्ट को कहा गया है। उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय वृतांत का प्रस्तुत किया? सुलेमान, शाह नीरू, अल मसूदी हजाब या आपको सीधा उत्तर बता कि यार गड़बड़ ना हो। देखिए सीधा सवाल आएगा कि मिहिर भोज के समय कौन सा अरब यात्री ने वृतांत प्रस्तुत किया? तो सुलेमान उसका आंसर है। संस्कृत एजुकेशन में सवाल आया था, निम्न में से कौन सा शासक गोवाड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? काकुक, देवपाल, त्रिलोचन पाल या रामभद्र। तो देखिए कौन सा शासक गोवाड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? देवपाल। सेकंड ग्रेड में ये 2018 में आया था। निम्न में से किस विदेश यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किया है? मार्को पोलो, सुलेमान, अल बिरूनी, अब्दुल रजाक। तो सुलेमान ने ये देखिए क्योंकि सबसे क्या था बात था कि मीर भोज के समय सुलेमान आया था और उस समय मीर भोज बहुत ही प्रभावी थे, मतलब उस समय सबसे शक्तिशाली था। तो उस समय की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किस ने ग्वालियर प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाया? नागभट्ट सेकंड, कुकुक, मिहिर भोज, महेंद्रपाल। आंसर है मिहिर भोज। निम्न में से किस गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसने ग्वालियर प्रशस्ति का उत्कीर्ण कराया? मिहिर भोज। निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। याद रखिए सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार, गहलोत। तो आंसर है गुर्जर प्रतिहार। ये 3 शायद वंशों त्रिकूट संघर्ष कहते हैं, 7वीं की क्लास में ये सवाल है, अर्धवार्षिक वार्षिक में डालता रहता हूं मैं उनको। तो ये त्रिकूट जो त्रिपक्षीय संघर्ष था इसमें देखिए गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। दो 2011वीं जनगणना है 15वीं, 12वीं, 16वीं या 14वीं? आंसर है 15वीं और अब जो होगी वो 16वीं होगी। राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है 1 नवंबर 2011 से। अब ये सवाल सेकंड ग्रेड में आया, तब किस हिसाब से आया? जातीय जनगणना तो हुई नहीं शायद, प्रस्तावित थी शायद उस समय, कुछ होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है 10वां, 7वां, 8वां या 5वां? तो 8वां स्थान है। अब कथन देखिए, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। आर, राज्य में जलवायु उच्च वक्षीय कारकों में विविधता पाई जाती है। तो एस और आर दोनों सही है। ये देखिए 2018 में सवाल ये आया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला करौली, राजसमंद, जैसलमेर या बाड़मेर? आंसर है जैसलमेर। 2022 में ये आया था। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर या जोधपुर? आंसर है जैसलमेर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम, मतलब सबसे ज्यादा सबसे पहले,
तो सबसे पहले देखिए इसमें ये जो मेन तो नहीं दी हुई है, बाकी ये जिले दे, सबसे पहले भरतपुर आएगा, फिर दौसा, फिर कोटा और सबसे कम उदयपुर में, ये ध्यान रखिएगा पर। अब 4 जिले तो कोई भी आ सकते हैं। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? जैसलमेर, अलवर, जालौर, बाड़मेर। यह सवाल 3-4 बार आ चुका है, याद रखिएगा। बाड़मेर 2018 में भी आया और इससे पहले भी शायद एक एग्जाम में आया कि जो दशकीय वृद्धि दर है वो सबसे ज्यादा बाड़मेर में पाई गई। दशक 2001-11 के मध्य राजस्थान में किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक रही? ये बाड़मेर। देखा मैंने कहा ना आपको, ये देखिए 2018 में आया, 2022 में भी ये कई सवाल आया। समझ सकते हैं कितने सवाल रिपीट होते। 2001-2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का युग्म गंगानगर और झुंझुनू। गंगानगर और झुंझुनू, ये सेकंड ग्रेड 22 में आया। गंगानगर और झुंझुनू। साथियों, हम आपको ये सवाल करवा रहे हैं पुराने पेपरों से, कि आज तक जितने परीक्षा है उनमें पेपर से जितने भी प्रश्न आते हैं टॉपिक वाइज, ये टॉपिक वाइज प्रश्न है। जैसे जनसंख्या का टॉपिक है तो आज तक जनसंख्या के संबंधित कितने प्रश्न है वो सभी आपको बताए। इससे पहले भी सब बता दिए हमने आपको। भौतिक विस्तार है, कृषि है, सभी आ रहे हैं, आगे भी और उद्योग भी आएंगे, सभी आएंगे। तो अगर आप चाहे तो वीडियो लंबा है पर देख सकते हैं। सन 2001 से 11 के बीच राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या दर की वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाई गई? तो देखिए इसका आंसर सीडी मतलब जोधपुर और बाड़मेर। 2018 स्पेशल एजुकेशन में सवाल आया था। और सबसे बड़ी बात साथियों इसमें ये कि सवाल है ना रिपीट हो रहे हैं, देख आप खुद देख सकते हैं, मतलब एक टॉपिक से लगभग वो के वो सवाल वापस तो अब की बार अगर परीक्षा में जाए और ये प्रश्न रिपीट हो जाता है आपके 4-5 सवाल को, आप समझ सकते 10 से 15 सवाल का फायदा हो जाएगा। 15 सवाल में तो मेरिट बनती है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। पुराने पेपर भले यहाँ से आपको मैंने कहा था कि हमारे यहाँ से पढ़िए, आपको जहाँ ठीक लगे वहाँ पढ़िए, पर पुराने पेपर एक बार देख के जाइए। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता 66.1% या 10%। ये 10%, 66.1 है, मतलब एक जीरो आएगा पीछे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण व शहरी साक्षरता दर है, ग्रामीण और शहरी, तो देखिए 61.4 और 79.7, ये शहरी और ग्रामीण साक्षरता दर है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक कम है? सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। आंसर है जालोर। राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? तो देखिए 2011 महिला साक्षरता 52.66, ये सेकंड ग्रेड 2011 में आया था, मतलब ताजा ताजा उस समय प्रश्न था। तो 52.66%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर लैंगिक अंतर है, साक्षरता दर लैंगिक अंतर 27.07, याद रखिएगा 27.07। ये कोर्ट के द्वारा देखिए इसका उत्तर दिया गया था, शायद आपत्ति लगी होगी, कोई कोर्ट में इसमें आदेश आया, इसका आंसर फिर ये माना गया 27.07, सेकंड ग्रेड 2011 में कोर्ट के आदेश से कुछ ऐसा हुआ होगा उस समय। मैंने भी दी थी परीक्षा पर अब याद नहीं है इतना, क्योंकि उसमें सफल नहीं हुए तो सफल याद नहीं रहता कभी कोई। बाद में जिसमें सफल हो उसके प्रश्न मुझे अच्छे से याद है। 2011 की, और उस समय शायद 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर, ग्रामीण महिला देखिए या तो टोटल आती है या फिर ग्रामीण और शहरी अलग अलग, तो ग्रामीण है 45.8%, 45.8%। अब ये सवाल आया था 2018 ये जीके में, और देखिए अब 2011 साक्षरता के अनुसार, जनगणना अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों की महिला साक्षरता, तो शहरी के 70.73%, 70 शॉर्ट में ऐसे का 70.73%। एक परीक्षा पूछा गया ग्रामीण और एक में पूछा गया शहरी, ऐसे याद करते। 45.8 है और इसमें 70.73 है, याद रखिएगा। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 926, 2011 में भी आया था। साथियों अगर आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको वीडियो पहुंचेगी। हम लगातार अब वीडियो ऐसी बना रहे हैं कि पुराने पेपर और वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना रहे लगातार, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जनगणना 2001-2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात की कमी आई है? तो राजसमंद और चूरू, राजसमंद और चूरू में कमी आई है। अब देखिए उद्योग से जुड़े प्रश्न, अब आज तक परीक्षाओं में उद्योग से जुड़े जितने परीक्षा टॉपिक में प्रश्न आए हैं वो सभी आपको यहाँ मिल जाएगी। राजस्थान के कौन से जिले में वृहत उद्योगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर। आंसर है अलवर।
औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले इस श्रेणी में आते? उदयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा। उदयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? ये सेकंड ग्रेड 18 में आया था। सीमेंट के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कच्चे माल की उपलब्धता। ये सेकंड ग्रेड 2011 में प्रश्न देखिए अभी का ये आया है। राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, भरतपुर, दौसा। तो आंसर है चित्तौड़गढ़। ये 2011 में आया था। अब देखिए 2013 में एक वापस सवाल आया, उसमें क्या आया कि 11 में आया कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है। अब इसमें आया कि कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रमुख उत्पादक है? तो बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर। बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर। अब देखिए सीमेंट से जुड़ा एक प्रश्न जरूर आता है। अब ये 2018 में वापस आया। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? निम्बेड़ा, मोड़क, गड़ेपान, बियावर। तो देखिए निम्बेड़ा है, मोड़क है, बियावर है। ये गड़ेपान नहीं है, इसको काट दीजिए आप। निम्बेड़ा 3 याद कीजिए, निम्बेड़ा, मोड़क और बियावर तो है। अब वापस देखिए सीमेंट से जुड़ा प्रश्न 2018 में आया। बिड़ला सीमेंट वर्क अवस्थित है चित्तौड़, कोटा, बूंदी, निम्बेड़ा। आंसर चित्तौड़गढ़। तो साथियों आप देख सकते हैं कि एक टॉपिक से जुड़े वो के वो प्रश्न वापस रिटर्न होते हैं। अब देखिए उद्योग में हर प्रश्न सीमेंट से आया है। अभी तक कितनी परीक्षा हुई, सभी में सीमेंट से जुड़ा प्रश्न आ रहा है, तो इसका मतलब आगे भी सीमेंट से जुड़ा आएगा, आप याद कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है? तो देखिए बिड़ला सीमेंट वर्क्स है, जेके सीमेंट, आदित्य, तीनों है, हिंदुस्तान नहीं है। तो देखिए बस आप उसको याद कीजिए, बिड़ला, जेके, आदित्य तीनों सीमेंट ये चित्तौड़गढ़ में है। अब देखिए वापस मैं क्या करूं, वापस सीमेंट का है 2015 में। देखिए ये सही कथन बताइए। राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित किया गया। सोजत में टायर फैक्ट्री स्थित है। बिहार में स्टेट वुलन मिल स्थित है। राजस्थान में कोटा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो आपको क्या बताना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए ये सोजत, पहला तो ये सही है, राजस्थान का प्रमुख प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थित है, ये सही है। और तीसरा बीकानेर स्टेट वुलन मिल स्थित है, ये दोनों सही है। अब देखिए मिलान करना है आपको ये उद्योगों से। तो देखिए सूती वस्त्र है गुलाबपुरा, इलेक्ट्रॉनिक वर्क है भिवाड़ी, नमक उद्योग है डीडवाना और संगमरमर है मकराना। 2018 में आया था। अब वापस 2018 का ये देखिए संस्कृत एजुकेशन का प्रश्न है। निम्न में से एक सुमिलित नहीं है। सीमेंट, मोड़क सही है ये तो। उर्वरक, गड़ेपन ये सही है। तांबा, खेतड़ी सही है। और ये कांच है ना, ये इधर नहीं है। ये सिरेमिक आपको पता है लीलावन में नहीं होता है, ये शायद धौलपुर में या अलवर में कहीं है, तो ये या तो नहीं है। राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1967, याद रखिए 1967, पक्का याद कीजिए इसको, ऐसा रट लीजिए, याद कीजिए। तांबा 1967 याद करना, खेतड़ी 1967 ऐसे याद करना, रख लो इसको। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? राजस्थान, राजसमंद, झुंझुनू, जालोर या पाली? ये पाली से है। पाली में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है। अब देखिए ये थोड़ा कठिन सवाल है क्योंकि ये 2022 में आया, शायद एक पेपर लीक हुआ था उसके ये प्रश्न है, ये पता नहीं किसका प्रश्न है, आपको पता है उस समय कुछ हुआ था। चलिए देखते हैं, वो रद्द भी हुआ था, वापस हुआ था फिर परीक्षा शायद। ग्रामीण लिंगानुपात 933 बिल्कुल सही है ये तो। नगरीय 914 याद रखिएगा, ग्रामीण 933 और नगरीय 914। बाल लिंगानुपात ये 898, ये सही नहीं है। बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा में सर्वाधिक था, ये सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? पाली, चित्तौड़, नागौर, जालोर। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या लिंगानुपात 1000 से अधिक है? ये पाली में। अब आपको मिलान करना है जनसंख्या घनत्व का। देखिए जोधपुर 161, कोटा नहीं नहीं, हाँ जोधपुर 161,
कोटा 376, अजमेर 305 और भरतपुर 503। ये 2018 में सवाल आया था। देखिए 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में जनसंख्या संबंधित नहीं है। बच्चों का लिंगानुपात 888, महिला साक्षरता 52.1, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत 16.9 और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25.1। साथियों ये बहुत ही कठिन सवाल है, एक एक आंकड़ा इसमें याद रखना पड़ेगा। अगर आपको आए परीक्षा में ऐसे सवाल तो उनको रिस्क लीजिए, नहीं तो नमस्कार करके आगे बढ़ जाइए। एक आधा छोड़ देंगे तो आप कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिए। ज्यादा कठिन करे गलत हो जाएगा और समस्या हो जाएगी। तो बिल्कुल कंफर्म हो तभी कीजिए, और कूट सही बन जाए तो ठीक ही है। बच्चों का लिंगानुपात सही है, ये 888 और 52 ये दोनों सही है। अब देखिए 2001 की जनगणना की तुलना में 2001 के राजस्थान में संबंधित निम्न से गलत तथ्य। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई, लिंगानुपात में वृद्धि हुई, बाल लिंगानुपात घटा, जनसंख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये देखिए गलत है, बाकी ये सब सही है। कमी भी आई है, लिंगानुपात में वृद्धि हुई है और बाल लिंगानुपात घटा है। अब देखिए जनजातियों से जुड़े प्रश्न आज तक परीक्षाओं में जितने आए, टॉपिक वाइज है। इस जनजाति टॉपिक से कितने प्रश्न आए वो आपको बता रहा हूं मैं। 2011 की जनगणना अनुसार 90% से अधिक राजस्थान में कुल जनजातीय जनसंख्या शामिल है। मीणा तथा भील, मीणा और भील। 2022 में आया था ये। अब देखिए ग्रासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? सेकंड ग्रेड 2022 ग्रुप बी में आया। तो ग्रासिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल, गमेती, घोर या सैलोत। तो ग्रासिया जनजाति के मुखिया को गमेती के नाम से जाना जाता है। अब देखिए पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है सांसी, भील, ग्रासिया या कंजर जनजाति में। तो पहरावना तथा तन्ना जो है ये विवाह ग्रासिया जनजाति में सम्मिलित है। ये 2022 में आया था। दामोड़ भील जनजाति के लोग अधिकांशतः राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं? चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। दामोड़ भील जनजाति के लोग अधिकांश राजस्थान में, ये डूंगरपुर में। छौत माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? डामोर। सौत माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? डामोर, ग्रासिया, कंजर, सांसी। तो देखिए छौत माता जो है कंजर जो जनजाति है उनकी आराध्य देवी है। ये 2022 में आया था। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम एमडीए मादा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? माडा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1978-79 में। ध्यान रखिएगा परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम आ सकता है, याद कीजिए। परिवर्तित विकास उपागम माडा कब? 1978-79 में। ये शायद उद्योग के सवाल वापस आ गए, थोड़ा मिस हो गए थे, वापस देख लेते। लोकोत्ता कैरिज वर्कशॉप स्थित है भरतपुर, अलवर, कोटा, अजमेर। तो लोकोत्ता कैरिज वर्कशॉप है जो अजमेर में स्थित है। राजस्थान में स्टेट केमिकल वर्क्स में अवस्थित है सांबर, फलोदी, डीडवाना, अलवर। आंसर है डीडवाना, याद कीजिएगा इसको। और ये प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना 2011 में आया था सवाल। भिवाड़ी, उदयपुर, बीकानेर, रामगढ़। तो रामगढ़ में शक्ति परियोजना। पेज नंबर शायद मिस हो गया, ये 15 नंबर शायद मिस हो गया, वापस आएगा तो बता देंगे आपको कोई बीच में। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सवाल है। अब ये शायद वो जो ये सवाल है ना, प्रमुख पर्यटन केंद्र, ये देख लीजिए। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजना पारित की गई। इनमें से कौन उस परियोजना का हिस्सा नहीं है? श्रीनाथ जी नाथ द्वारा गोविंद देव जी जयपुर, खाटू श्याम जी सीकर और रतन बिहार जी बीकानेर। तो देखिए श्रीनाथ जी नाथ द्वारा है, गोविंद देव जी जयपुर है, खाटू श्याम जी सीकर है, रतन बिहार जी ये बीकानेर नहीं है। अब आपको मिलान करना है, देखिए कि कौन सा ऐतिहासिक है, कौन सा धार्मिक है, कौन सा प्राकृतिक है, पुरातात्विक है। अब देखिए जो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक पर्यटन के लिए अगर आप देखना चाहे तो पहला है ताल छापर, ऐतिहासिक। धार्मिक अगर देखें
तो देलवाड़ा। और प्राकृतिक देखे, प्राकृतिक पर्यटन के लिए या प्रकृति पर्यटन देखे तो रणथंभौर। और नहीं, प्राकृतिक पर्यटन और इसके लिए देखे तो रणथंभौर, और पुरातात्विक के लिए के गणेश्वर। अब आपको कूटों में सही उत्तर चुनना है। फूलसागर, गागरोन जीजा, जगदीश महल, किराड़ू महल, इनके सामने इनके उत्तर लिखे हुए आपको बताना है कि कौन से उसका उत्तर है। तो देखिए, गागरोन झालावाड़ हो जाएगा, किराड़ू बाड़मेर हो जाएगा। ये देखिए इसके उत्तर यहां लिखे हुए। और फूलसागर बूंदी, फूलसागर बूंदी हो जाएगा, ये झालावाड़ हो जाएगा, जगदीश मंदिर उदयपुर हो जाएगा, किराड़ू बाड़मेर हो जाएगा। अब ये जो खंभों की छतरियां है इनको मिलाना है। 84 खंभों की छतरी दौलत बाग, लालगढ़ और जग मंदिर, इनमें से आपको बताना है कि कौन कहां जगह पर स्थित है। तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में, बिल्कुल। फिर देखिए दौलत बाग कहां पर है, अजमेर में, दौलत बाग है अजमेर में। लालगढ़ कहां पर है, बीकानेर, और जग मंदिर है उदयपुर में। अब वापस इनको मिलान करना है आपको, या सुमिलित नहीं बताना है। मेहरानगढ़ जोधपुर बिल्कुल सही है, जूनागढ़ बीकानेर भी सही है, लोहागढ़ तो भरतपुर है आपको पता है, और रणथंभौर शाया माधोपुर सही है। ये 2015 में आया था। अब ऐसा सवाल आ जाता तो आसानी से आप कर देखिए। अब वापस आपको मिलान ही करना है। पांडुपोल कहाँ है, अलवर में। जसवंत थड़ा कहाँ है, जोधपुर में। लालगढ़ का है बीकानेर, और गागरोन है झालावाड़। देखिए वापस रिपीट हो रहे सवाल। अब इनमें मिलान करना है आपको। अलवर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, ये 2018 में आया था सवाल। अब आपको इसमें मिलान करना है। तो अलवर में पांडुपोल है। देखिए पांडुपोल अलवर वाला सवाल 2-3 बार आ चुका है, याद कीजिएगा। अजमेर में ये सोनी जी की नसिया है, बिल्कुल। और बीकानेर में ये कोलायत बीकानेरी है, और भरतपुर डीग। अब वापस मिलान ही करना है आपको। देखिए मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़, अब क्षेत्रों के नाम दिए हुए आपको बताना है। तो देखिए हल्दी घाटी, मैणाल, ये मेवाड़ में है अपने। और हाड़ौती है, ये रामेश्वर महादेव का मंदिर है सीताबाड़ी में, ये हाड़ौती सीताबाड़ी 12 होगा। फिर देखिए मारवाड़, देखिए मारवाड़ में क्या होगा, ओसिया किराड़ू का मंदिर होगा। और शेखावटी ताल छापर शुरू में ये जीण माता का मंदिर है, शिखर। अब देखिए किसे बागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया, किसे बागड़ टूरिस्ट सर्किल में शामिल किया गया। ऋषभ देव, सलूम्बर, घोटिया अंबा, जयसमन। आंसर है घोटिया अंबा। अब आपको मिलान करना है। देखिए घना पक्षी विहार, गागरोन, ये सर्किट कौन कौन से उससे। तो देखिए घना पक्षी विहार अलवर सर्किट, गागरोन किला हाड़ौती सर्किट, ब्रह्मा मंदिर जयपुर सर्किट, और गणेश्वर उत्खनन शेखावटी सर्किट। अब देखिए और जो जो मतलब अलग प्रकार से प्रश्न आए वो भी है इसमें। टॉपिक वाइज तो बता दिए, और भी टॉपिक आगे है, पर ये विविध में मतलब सब मिला के आए। अमृता देवी कृष्ण मृग वन कहाँ स्थित है, तो खेजड़ली जोधपुर में। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ अवस्थित है, रावत भाटा, सूरतगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो ये है सूरतगढ़ में, अपने सूरतगढ़ में 2011 में ये सवाल आया था, माफ कीजिएगा, रावत भाटा में ये है परमाणु केंद्र। राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन आरंभ की गई नवीनतम योजना, पश्चिमी राजस्थान निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट, एम पावर। अब आपको मिलान करना कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, खनिज से जुड़ा प्रश्न है, ये 2015 में आया। फेल्सपार अजमेर बिल्कुल सही है। ये वॉलेस्टोनाइट सिरोही सही है। टंगस्टन नागौर सही है। रॉक फॉस्फेट टोक नहीं है, ये गलत है। अब देखिए रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड नम भूमि के रूप में चिन्हित किया गया, जयसमन, केवलादेव, शेरगढ़, सरिस्का। तो रामसर जो ये ईरान में स्थान है, शायद नहीं, हाँ ईरान में है, उसके अनुसार ही इसका नाम रखा गया है। वेटलैंड भूमि मतलब नम भूमि, तो ये घना पक्षी विहार को केवलादेव। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या 25, 30, 35, 40। इसका देखिए स्टार लग गया था, इस परीक्षा मैंने दी थी और सवाल नहीं आ रहा था, बोनस मिला था, पर भी कोई फायदा नहीं हुआ ज्यादा। साथियों हम आपके लिए अच्छे प्रश्न ला रहे हैं, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
देखिए मैं कोई ऐसा नहीं कहना चाहता कि सब्सक्राइब कीजिए, देखिए देखिए, मैं नहीं कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है सब कुछ। फिर भी आपको ठीक लगे तो जरूर कीजिए। पर जो ये सवाल, जैसे ये तो सवाल चलिए मिल गए, पर कई हमारे वस्तुनिष्ठ जो बनाते हैं वो जरूर कहते हैं कि आप ऐसा उसमें जरूर कहिए कि सब्सक्राइब करें, इसलिए मैं कहता हूँ उनकी खुशी के लिए। तो आपको ठीक लगे तो जरूर कीजिए। चलिए ठीक लगे नहीं लगे जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे प्रश्न आएंगे आपके पास। बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा परियोजना तैयार की गई है? परवन, ब्राह्मणी, माही, गदड़ा। तो देखिए बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना शुरू की गई। 2018 में ये सवाल आया है। अब आपको मिलान करना है किसको क्या कहते हैं। तो देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ को वागड़ कहते हैं। डूंगरपुर पूर्वी सुरई उदयपुर जिलों के अरावली क्षेत्र को बोमट कहते। आबू पर्वत को अर्बुद और कोटा बूंदी को हाड़ौती। निम्न में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर। ये तीनों सही है, रणथंभौर, केवलादेव, नेशनल चंबर सेंचुरी। राजस्थान में हर्ष, ये कब सवाल आया था? 2018 में आया था। अब देखिए राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुरुंजा पक्षी, डेमिशियल क्रेन यहाँ बड़ी संख्या में आते। ये कीचन गांव 2018 में। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला? 18 में सवाल आया ये। कोटा बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। कोटा बूंदी, चित्तौड़गढ़। KBCJ ऐसे याद कीजिएगा, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति होता है ना उस तरह, KBC और जे आगे याद किया जाए, JKBC ऐसे, जय KBC याद हो जाएगा आपको, जय KBC। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अकुत भंडार है? बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने की अनुमान, ये उस समय सवाल है, उदयपुर, बांसवाड़ा। दिसंबर 2021 में राजस्थान की कुल अवस्थित ऊर्जा उत्पादन क्षमता 23,321 40 मेगावाट। कौन सा जिलों का समूह राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र घेरता है? उदयपुर, चित्तौड़, बारां, करौली। 2022 में आया था। साथियों देखिए ये जो हम आज आपको पेपर करवा रहे हैं, ये सभी जो प्रश्न जैसे टॉपिक वाइज आज तक की परीक्षा में आए हैं उस हिसाब से ये पूर्व के पेपर है। और जैसे ये पहला सवाल देखिए, स्थिति और विस्तार से संबंधित ये टॉपिक है, इसमें से कितने सवाल, जितने भी सवाल आज तक बने हैं पिछली परीक्षा में वो पेपर है। तो आप चलिए शुरू करते हैं। मतलब हर टॉपिक वाइज देखते। राजस्थान का क्षेत्रफल 2001 में भारत का कितने प्रतिशत था? ये सेकंड ग्रेड 2011 में आया था, 10.41%। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत था। तो देखिए ये वापस सवाल आया, ये सेकंड ग्रेड 2018 में 10.41%। फिर है देखिए राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः 826 से 869 किलोमीटर। 826 से 869 किलोमीटर। देखिए ये जरूर देखिए क्योंकि पुराने जो पेपर होते हैं उन्हीं से प्रश्न वापस रिपीट होते रहते हैं। देखिए अभी जैसे 11 में आया, 18 में आया, तो ऐसे प्रश्न वापस रिपीट होते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से निम्न यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के बराबर है? नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड या पोलैंड। तो आंसर है नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। ये 2018 में आया था। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो ये 2013 में सेकंड ग्रेड में आया था। 23 डिग्री 30 मिनट 30:12 नॉर्थ, 69 डिग्री 30 मिनट 71 17 पूर्वी, तो और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये पहला ऑप्शन सही है आपके। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 2018 सेकंड ग्रेड में 23 डिग्री 30 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ये सवाल आया था। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है सेकंड ग्रेड 2022 में? बांसवाड़ा, धौलपुर, उदयपुर या बारां। आंसर है बांसवाड़ा। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 1050, 1020, 1010 या 1070। तो 1070, ये सेकंड ग्रेड 2016 में आपके प्रश्न आया था। 1070। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो सिरोही की मिलती है, डूंगरपुर की मिलती है और बांसवाड़ा की मिलती है। यह सवाल आया था 2018 में।
निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती? प्रतापगढ़, जालोर, बाड़मेर या डूंगरपुर? तो प्रतापगढ़ की। देखिए सवाल वो का वो, और कूट में आया था पहले, अब की बार ये ऐसे आया, 2016 में आया। देखिए प्रतापगढ़ उसमें छोड़ा गया था, इसमें प्रतापगढ़ उत्तर है। तो ये सवाल आया था किसकी सीमा गुजरात से नहीं करती? राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही? 2011 में आया। राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है? आंसर है बांसवाड़ा। निम्न में से राजस्थान किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? भरतपुर, डूंगरपुर, सिरोही, झालावाड़? आंसर है झालावाड़। निम्न में से किस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा से नहीं छूती है? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, बूंदी? तो बूंदी। ये साथियों देखिए, जो विस्तार से संबंधित जितने प्रश्न थे, आज तक 13 सवाल आए हैं, तो वो सब हमने आपको बता दिया। अब देखिए भौतिक विशेषता से जुड़े सवाल, ये टॉपिक वाइज है कि किस टॉपिक से कितने सवाल आए, तो आप जरूर देखें, ताकि देखिए आप देख चुके हो कि 4-5 प्रश्न तो रिपीट हो चुके, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। और सभी प्रश्न वही है जो पूर्व में पेपरों में आए हैं, तो आप देख सकते हैं। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, तारा, बरखान या घोराउड? तो आंसर है घोराउड। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? घोराउड। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? शेरगढ़, सी, बाइटू, चौटन, ओशिया, शेरगढ़ या फलोदी पोखरण? तो फलोदी पोखरण है जो वो बालू का स्तूप से मुक्त है। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ओसिया, जोधपुर, देशनोक, बीकानेर, भालेरी, चूरू, दातारामगढ़, सीकर? तो देखिए वो जो बरखान है वो ओसिया, भालेरी और देशनोक में पाए जाते हैं। ये दो सेकंड ग्रेड 2022 में आया था प्रश्न। राजस्थान के किस जिले में प्लाया झील है? कोटा, जैसलमेर, उदयपुर, भरतपुर? आंसर है जैसलमेर, सेकंड ग्रेड 2011 में। राजस्थान के किस जिले में प्लाया झील है? जैसलमेर में। जैसलमेर में पालीबाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा छल जल संचयन पद्धति का नाम है? बावड़ी, खड़ीन, कुंड या उकेरी? आंसर है खड़ीन। आंसर है खड़ीन। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अतिचारण, वनोन्मूलन, जनसंख्या दबाव या फिर सौर ऊर्जा उत्पादन? तो सौर ऊर्जा उत्पादन मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। भारत के मरुस्थलीकरण व भू अवयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है 70%, 67, 65 या 59? तो देखिए इसमें स्टार लगा हुआ था, मतलब ये सेकंड ग्रेड जो इसको शायद बोनस दिया गया उस समय, सेकंड ग्रेड 2016 में सवाल आया था। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में राजस्थान कितने डेजर्ट ब्लॉक है? 90, 40, 100 या 85? आंसर है 85। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीली मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्ष रेखा बनाती है? देखिए पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीली मैदान की पूर्वी सीमा कौन सा समवर्षी रेखा बनाती है? 15, 25, 40 या 80? और इसमें बोनस ये जो दिया गया है स्टार दिया गया है, मतलब उसका शायद उसको बोनस दिया गया उस समय, ये 2016 में यह प्रश्न आया था। वापस आने की अब इसकी संभावना बहुत कम है। गोडावण प्रदेश को भी ये भी कहा जाता है लूनी जवाई बेसिन, गग्गर का मैदान, चंबल बेसिन या काली सिंध का मैदान? तो गोडावण प्रदेश को लूनी जवाई बेसिन कहा जाता है। निम्न में से राजस्थान किस जिले में बांका पट्टी फैली गई है? जो बांका पट्टी फैली हुई है, भीलवाड़ा, नागौर, चूरू या सीकर? आंसर है नागौर। ये सवाल साथियों 2016 मैंने दिया था ये परीक्षा पेपर, और इसमें तो चयन नहीं हुआ था, इससे पहले हो चुका था, मतलब परीक्षा दी थी पर बाद में दूसरी परीक्षा में हो गया। तो ये 2016 में पेपर आया था, उस समय सही किया था क्योंकि ये तो इजी सवाल था, जो बांका पट्टी होता है ये तो इजी था। तो नागौर इसका उत्तर है, हो सकता है वापस आए इसलिए याद रखिए। अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़? अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? आंसर है कुंभलगढ़। साथियों उस अभी आपका 1 मिनट समय लूंगा मैं। देखिए एक बात आपको अनुभव से बता रहा हूँ, अब्राहम लिंकन का एक कोटेशन है कि अगर मुझे 8 घंटे पेड़ काटने के लिए जाए तो 6 घंटे में कुल्हाड़ी तेज करूंगा। मतलब आपको योजना बनानी बहुत जरूरी है, प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। आप कितनी पढ़ाई करें, अगर पेपर में उसे आप उस तरह से क्रियान्वित न करेंगे तो समस्या होगी। कई बार जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, नए वो पेपर जो गोले होते हैं ना, वो भरने में भी समस्या करते हैं, एक साथ भर देते हैं या कुछ कर देते तो गलत हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो थोड़ा उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि एक सवाल आपको सीधा 2-3 लाख लड़कों से पीछे रख देता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें उसका। चलिए आगे करते हैं, क्योंकि मेरे से भी गलती हुई है एक पेपर में, जब शुरुआत में सिलेक्शन हो जाता उस समय एलडीसी में, पर थोड़ी गलती हो गई तो फिर वो उसके बाद वापस 2-3 साल मेहनत करनी पड़ी तब जाके वापस, तो इसलिए मौका नहीं चूकना, आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन तो चलिए हो गया बाद में, पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। एलडीसी में एक बार मुझे याद है 2013 में सब गोले गलत हो गए, एक गोले की गलती
चलिए, आपको भी अनुभव से दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि दूसरों की गलतियों से सीखे ताकि आप वो गलतियां न दोहराए। तो मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ, थोड़ा गोले गोले भरने में थोड़ा ध्यान रखें, आराम से भरे और शांति से भरे। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरे है, इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में कीजिए। 2022 में आया संस्कृत एजुकेशन में। गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, शेर या दिलवाड़ा। तो सबसे पहले देखिए है गुरु शिखर, फिर शेर, फिर है अचलगढ़, और फिर है कुंभलगढ़, और फिर है दिलवाड़ा। अरावली, राजस्थान के अरावली पर्वतों को निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए ऐसा सवाल याद है, देखिए ये 2016 में आया, 2022 में आया, ये ऐसे मिला नहीं। अब अकेला अकेला सवाल नहीं आता, ऐसे आपको करना पड़ेगा, पूरी लाइन से याद करना पड़ेगा, तभी आपको आ जाएगा। तो देखिए इसका उत्तर है सबसे पहले आएगा तारागढ़, फिर आएगा कमलनाथ, फिर आएगा रघुनाथगढ़, और फिर आएगा अचलगढ़। अब सुमेलित करना है आपको, ये 2011 में सवाल आया था। लीलागढ़, रघुनाथगढ़, अचलगढ़, खोखो कौन से सुमेलित नहीं है? तो देखिए लीलागढ़ ये जो सुमेलित है, बाकी रघुनाथगढ़ 1055 है, अचलगढ़ 1380 और खो 920 है। देखिए आप समझ सकते हैं इससे सवाल कितने आ रहे हैं, ये जो अरावली पर्वत के प्रश्न है, तो आपको याद करना ये 2015 स्पेशल एजुकेशन सेकंड ग्रेड में सवाल आया। बाबई, तारागढ़, सायरा, रोजा भाकर आपको मिलाना है। तो बाबई की है 780, तारागढ़ की है 873, सायरा की है 900 और रोजा भाकर की है 730। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? सिरोही, उदयपुर, अलवर, जयपुर। उदयपुर। 2015 से पहले जो परीक्षा होती है उसमें जरगा पर्वत वाला सवाल बहुत आता था, फिर इसको अब साइड लाइन कर दिया, अब इतना नहीं आता, फिर भी याद रखिएगा जरगा। जिनमें से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मेरवाड़ा, रोजा भाकर, इसराना, भाकर या गिरवा। तो देखिए मध्य अरावली पर्वत श्रेणियों में मेरवाड़ा की पहाड़ियां है। आपको मिलान करना है उत्तरी मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, ऋषिकेश, तारागढ़, भानगढ़। तो देखिए उत्तरी अरावली जो है वो है भानगढ़, मध्य अरावली है तारागढ़ अजमेर, और दक्षिण अरावली है ऋषिकेश। सही आपको इनकी जगह बतानी है। डोरा पर्वत, कमली घाट, हर्ष की पहाड़ियां और हाथीनाल, ये 2022 में आया, देखिए संस्कृत एजुकेशन में, और वापस रिपीट होते सवाल, इसलिए याद कीजिए। डोरा पर्वत, तो डोरा पर्वत देखिए जो है वो है जालोर, फिर कमली घाट है राजसमंद, हर्ष की पहाड़ी आपको पता ही होगा, सामान्य सवाल है, शिखर, और हाथी की नाल है उदयपुर, ये याद कीजिए। भोराट का पर्वत, ये 2011 में सवाल में आया था। अचलगढ़, तारागढ़, गोकुंदा, बैराट, कुंभलगढ़, गोकुंदा, जरगा, अचलगढ़। तो भोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ और गोकुंदा में है, कुंभलगढ़ और गोकुंदा में है। लसाड़िया का पठार, ये भी देखिए 2016 में आया था सवाल। लसाड़िया का पठार जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, गंगानगर। तो लसाड़िया का पठार है उदयपुर। राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में उड़िया का पठार है? सिरोही, पाली, जालोर, राजसमंद। आंसर है सिरोही। साथियों आपकी मर्जी हो तो देखिए वीडियो, नहीं तो कोई समस्या, पर एक चीज आप जरूर नोट कीजिए कि कई सवाल वापस मतलब रिपीट हो रहे, 2011 में, 2016, 2022 कई बार मतलब प्रश्न रिपीट हो रहे, तो आप पुराने पेपर जरूर पढ़ के जाए। इसका मतलब साफ पता चलता है कि 4-5 सवाल तो पक्के रिपीट होते जो फायदा देते आपको। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? आंसर है कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर राजस्थान में बीहड़ प्रभावित है। राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाया जाए? 2022 में आया ये सी ग्रुप में। राजस्थान में विंध्यन कगार कोटा, झालावाड़, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर या अलवर सवाई। तो देखिए विंध्यन कगार जो है वह धौलपुर और करौली क्षेत्र में है, धौलपुर और करौली क्षेत्र। अब देखिए जलवायु से जुड़े प्रश्न, जलवायु से जुड़े प्रश्न। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनता पाई जाती है? सुदूर पश्चिम, दक्षिण, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी। तो देखिए राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनता पाई जाती है? उत्तर है सुदूर पश्चिम भाग, सुदूर पश्चिम भाग, सेकेंड ग्रेड 2015। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की दर सर्वाधिक किस जिले में? संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की दर गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर या जैसलमेर। आंसर है जैसलमेर। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जल जुलाई माह में गुजरती है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा कुछ सेकंड ग्रेड 2013 में मैंने दिया था, और ये सवाल तो गलत भी हो गया था क्योंकि ऐसा तो पढ़े ही नहीं था उस टाइम, इतना मैटर नहीं था मतलब, तो हो सकता है ये सवाल बहुत मतलब टाइम से इसका उत्तर मिल रहा था सबको। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और ये पर ये बोर्ड की किताबों में था, उसमें था ये सवाल। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। देखिए 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़।
राजस्थान के निम्न में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून और सामान्य 1 जुलाई राजस्थान के निम्न में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, पाली। तो ये पाली में इसका आंसर है 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है। सेकंड ग्रेड 2022 ग्रुप डी। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है काल बैसाखी, आम्र वर्षा, मावट या नार्वेस्टर? तो आंसर है मावट। साथियों मैं आपको ये सवाल है ना, मावट वाला जो प्रश्न है ये पता नहीं क्या इनको अच्छा लगता है कि यह हर परीक्षा में आता है। या तो आता है कि सर्दी में वर्षा क्या होती है, या जो जनवरी माह में बरसात होते हैं वो किससे होते हैं? तो भूमध्य सागरीय विक्षोभ होता है, आपको पता है उसका उत्तर। तो ये ऐसे सवाल पक्के आते हैं, तो ये सवाल आप जरूर देखिए। एक तो सर्दी में मावट कहलाती है, एक मावट वर्षा जिनसे होती है, ये देखिए पश्चिमी विक्षोभ, ये है ना उत्तर, देखिए पश्चिमी विक्षोभ। अब देखिए राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा है 80 से 120। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में औसत वर्षा है 80 से 120। राजस्थान में जलवायु प्रदेशों उनसे संबंधित जिलों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए शुष्क होगा, आपको पता है शुष्क एकदम शुष्क है ये जैसलमेर। फिर देखिए अर्ध शुष्क होगा चूरू, उपाद्र होगा झालावाड़, आर्द्र होगा अलवर, आर्द्र होगा अलवर। कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु का प्रकार नहीं पाया जाता? ये BWKW ये जो है ये नहीं पाया, सेकंड ग्रेड 2022 में आया था। राजस्थान का उष्ण मरुस्थलीय स्थल जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? उष्ण मरुस्थलीय स्थल के लिए BWHW। कोपेन देखिए कोपेन, फिर ये कोपेन ही आने लगा बाद में सवाल। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर की जलवायु पाई जाती है BWHW, सेकंड ग्रेड 2018 में आया ये। राजस्थान में कौन से भाग स्टेपी जलवायु पाई जाती है? अरावली और पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच स्टेपी जलवायु, सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन में आया ये। राजस्थान में कौन सा स्टेपी जलवायु? अरावली और पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW की प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दक्षिणतम प्रदेश। अब देखिए अफवाह तंत्र से जुड़े प्रश्न, अब आए हैं अफवाह तंत्र से जुड़े प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए सही कथन। लूनी नदी का क्रम अधिकांश अफवाह क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी के सहायक नदी है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो तीनों ये सही है। ये 2022 में आया। आप देखते रहिए किस परीक्षा में सवाल आया, मैं बार बार आपको बोलकर टाइम नहीं लेना चाहता ज्यादा, आप देखते रहिए। पर है प्रश्न जो भी है वो सभी परीक्षाओं से जुड़े हुए, मतलब सभी जो पिछली परीक्षाओं पेपर है वही। यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते तो आप इसकी सहायक नदियों का क्रम बताइए। सुकड़ी, बांडी, जवाई या गुइया? तो आंसर है गुइया सबसे पहले, फिर आएगी बांडी, फिर आएगी सुकड़ी और फिर आएगी जवाई। याद कर लीजिएगा, सवाल आ सकता है वापस क्योंकि इसमें कोई चेंज होने लायक है ही नहीं है। तो आप इसको याद कीजिए, गुइया सबसे पहले आएगी और फिर आएगी बांडी, फिर आएगी सुकड़ी और फिर आएगी जवाई। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग, यही आंसर है इसका। एक नदी के बारे निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। ये कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है। आहतमती, मेशवा, पैतरक इसकी सहायक नदियां है। यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। किस नदी के बारे में? तो ये साबरमती नदी के बारे में, याद रखिएगा, सेकंड ग्रेड 2022 में आया था। वह नदी जो वन की आस कहलाई जाती है। चंबल, बाणगंगा, आहू, बनास। बनास चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। अब देखिए ये तो सही है, पर ये दूसरा वाला जो है ना ये सही नहीं है, आर गलत है। ये तो सही है कि भाई एकमात्र नहीं, पर केवल सिंचाई में प्रयोग, ये सही नहीं है। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदियों की प्रणाली सही अवरोही क्रम है। अफवाह क्षेत्र मतलब ज्यादा बहने की दृष्टि से, और इस पर एक स्टार मिला है, मतलब ये बोनस दिया गया था उस समय, तो ये सवाल तो अब नहीं आएगा। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान की कौन सी रुंडित सरिता कहा जाता है? रुंडित सरिता, वाकल, खारी, बाणगंगा, कोठारी? आंसर है बाणगंगा। आंसर है बाणगंगा, रुंडित सरिता। सेकंड, निम्नलिखित सुमिलित कीजिए। जो इनके उद्गम स्थल है उससे आपको सुमिलित करना है। तो देखिए साबी जो है वो सेवर की पहाड़ियां, बिल्कुल सही है। कांकड़ी जो है कोटड़ी गाँव है।
और बाणगंगा जो है बैराट की पहाड़ियाँ है, और कांतली है वो खंडेला की पहाड़ियाँ। याद कीजिएगा ऐसा। 2016 में ये सवाल आया था। अब इनको सुमिलित करना है आपको इनकी सहायक नदियों से। बनास और इनको सबको सुमिलित करना है आपको कि ये कौन सी नदी से है। बनास, काली सिंध, माही, लूणी। बनास, काली सिंध, माही, लूणी। तो देखिए जो बनास है वो है कोठारी। बनास जो का उद्गम स्थल है वो है कोठारी। माफ कीजिए, सहायक नदी है जो वो है कोठारी। फिर काली सिंध की आहू, काली सिंध की आहू, माही की बांडी, और लूणी की, माफ कीजिएगा, माही की अनास और लूणी की बांडी। ये देखिए बता देते आपको। बनास कोठारी, काली सिंध, आहू। ये 2011 में आया था देखिए। तो ये सवाल अच्छा है काफी, तो इसको देख लीजिए एक बार। बनास कोठारी, काली सिंध, आहू, माही अनास और लूणी बांडी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। काली सिंध निवाज, बनास सागी, माही छाप, साबरमती वाकल। तो देखिए ये काली सिंध निवास सही है, माही छाप भी सही है, और साबरमती वाकल भी सही है। बनास और सागी सही नहीं। सुमिलित ये भी देखिए ऐसे सवाल है। माही माही जाकम बिल्कुल सही है, लूणी सुगड़ी भी सही है, चंबल पार्वती सही है, ये बनास मेज सही नहीं है। इसका मतलब देखिए लगातार 3 सवाल आ रहा है ये कि सहायक नदियां तो जरूर याद कीजिए। गंभीरी मेषवा सही नहीं है, बाकी माही की जाकम सही है, काली सिंध परवन सही है, और साबरमती माजम सही है। अब ये उसका उद्गम स्थल बताइए आप देखिए कौन कहाँ से है। चंबल आपको पता हो गया, ये सहायक नदियां है। चंबल की सहायक नदियां है सिवान और परवन, सिवान और परवन। माही की जो सहायक नदियां है वो अनास व चाप। साबरमती की जो सहायक नदियां है वो वाकल व हथमती। बनास की जो खारी व बांडी। अब ये सवाल देखिए, संस्कृत एजुकेशन 2018 में ये सवाल आया आपके। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। मानसी, पार्वती, कोठारी या मोरेल। आंसर है पार्वती। कौन सी एक सहायक नदी बनास की सहायक नहीं है। मानसी तो है, कोठारी या मोरेल भी है। तो देखिए कौन सी नहीं है, ये पार्वती है जो ये बनास की सहायक नदी नहीं है, बाकी मानसी, कोठारी और मोरेल है। सोम एक सहायक नदी है। साबरमती, बनास, लूनी या माही। सोम एक सहायक नदी है, आंसर है माही की। निम्न में से कौन सा युग्म मुख्य नदी सहायक नदी सम्मिलित नहीं है। लूनी, सागी, चंबल, बनास, बनास गुइया या यमुना। तो देखिए लूनी सागी बिल्कुल सही है, चंबल बनास भी सही है, और यमुना गंभीरी भी सही है, बनास गुइया नहीं है। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। बाणगंगा बनास, बेड़स बनास, काली सिंध चंबल, चंबल बनास। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है चंबल और बनास, चंबल और बनास। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आंसर है चंबल। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहां अधिकतम बीड़ भूमि पाई जाती है। उत्तर है चंबल। इनमें राजस्थान की अंत प्रभावी नदी नहीं है। कांतली, कांकनी, सागी या गग्गर। कांतली है, कांकनी है, गग्गर भी है, सागी नहीं है अंत प्रवाही नदी। 2016 सेकंड ग्रेड में यह सवाल आया था। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंध नहीं है। रूपनगढ़, खांडेल, मेंढा या मित्री। आंसर है मित्री। राजस्थान में कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंध नहीं है। आंसर है मित्री। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। कांकड़ी, खारी, कांति। तो खारी नहीं है, बाकी कांकड़ी, गग्गर और कांति। देखिए ये सवाल 3 बार आ चुका है, तो याद रखिएगा। ये सवाल हमेशा आता है, ये सरस्वती नदी वाला जो है ना, कि अंतर प्रवाही नदियां बहती है अंदर अंदर जमीन के अंदर, तो ये सवाल आता है। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। मेढा गिरती है, खंडेल भी गिरती है, रूपनगल भी गिरती है, कांतली नहीं गिरती। मेजा बांध कहां पर स्थित है। चंबल, कोठारी, लूनी या बनास। तो मेजा बांध कोठारी नदी पर। 9 चौकी बांध कहां स्थित है। भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर। आंसर है राजसमंद। अच्छा ये नदी वाला सवाल शायद छूट गया था, वापस आ गए हम वापस नदी पे। ये नदी का पेज रह गया था, हो गया अब सही। ठीक है, हो गया। अफवाह तंत्र का भी आदत हो गया था।
आगे करते हैं। अच्छा, पेज वापस साइड रिटर्न हो गया था ये, चलिए इसको आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? डीडवाना, कोलायत, पचभद्रा, कावद। तो देखिए डीडवाना है, पचभद्रा भी है, कावद है, कोलायत लवणीय झील नहीं है। ये 2018 में एक सवाल आया, देखिए आप, निम्न में से सूची में सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट अपना उत्तर चुनिए। जल महल, जल महल कहाँ पर है? पांडुपोल जलप्रपात, लुणकरसर झील और फतेह सागर झील, ये कहाँ पर है आपको बताना। तो जो जल महल है वो देखिए जयपुर में, पांडु पोल झील है वो अलवर में, और पांडुपोल झील जो है वो अलवर में, फिर लूणकरणसर झील बीकानेर में, और फतेह सागर झील है उदयपुर में। निम्न में से कौन से जिलों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा। 2022 में आया ग्रुप ए में। सागवान, शुष्क सागवान वन के लिए उपयुक्त जिला है, शुष्क सागवान वन के लिए उपयुक्त जिला है भरतपुर, श्री गंगानगर, जालोरी, बांसवाड़ा। आंसर है बांसवाड़ा, शुष्क सागवान वन के लिए उपयुक्त जिला। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र प्रतिशत है? आंसर है 55.64%। ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक है 110.70 मिलियन टन। चलिए, तो उस समय अब 2022 में आया, तो अब नया आएगा सवाल कोई। एक वन रिपोर्ट भी आई है, वो आपको बता देंगे वापस। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के आंकलन अनुसार किन जिलों में समूह में वनावरण प्रतिशत सर्वाधिक है? उदयपुर और प्रतापगढ़ में। मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है केंद्र, ये थोड़ा याद रखिएगा, किसकी है? केंद्र सरकार की, सेकंड ग्रेड 2011 में आया था। हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई थी 7, 4, 5, 2, 3, 9, 10। आंसर है 9, 10 में ये हरित राजस्थान की गई है। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हाँ, ये सवाल 2013 में आया था, तो याद रखिएगा। न तो राजीव गांधी के जन्म दिवस पर के दिए जाते हैं, न तो ये देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को दिए जाते हैं। थोड़ा याद रखिए, कंफ्यूज किया जाता है इसमें। निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? मार्च से जून। ये सेकंड ग्रेड 2022 में आया था, मार्च से जून। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है? चीमाता, दजिया, दापा, कछाबू। तो राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि दजिया कहलाती है, दजिया कहलाती है। निम्न में से कौन सी फसल का राजस्थान अग्रणी उत्पादक है? बाजरा, मक्का, ज्वार या मूंगफली। तो आंसर है बाजरा, बाजरा का अग्रणी उत्पादक है। साथियों, ये साथ में आप देख सकते हैं कि किन किन परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हुए पहले, तो आप इन्हें एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं बोलूंगा नहीं बार बार कि कौन से परीक्षा में, आप देख लीजिएगा। अब मिलान करना है, देखिए गेहूं गंगानगर, बाजरा अलवर, चावल बूंदी और मक्का भीलवाड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, वापस मिलान वाला ही है। आपको इनकी जो उपज किस्म है उस पर मिलान करना है। तो देखिए गेहूं जो है वो है राज 3077 या 3077। जो गेहूं जो है RD 2035, बाजरा RHB 30 और मक्का है माही कंचन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी है? तो भरतपुर, अलवर और गंगानगर। भरतपुर, अलवर और गंगानगर सरसों उत्पादन में अग्रणी है। निम्न में से राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं? चित्तौड़, झालावाड़, जयपुर दौसा, धौलपुर, भरतपुर, अजमेर, नागौर। तो अफीम उत्पादन में उत्पादक है सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? आंसर है हाड़ौती प्रदेश, आंसर है हाड़ौती प्रदेश। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी जो है वो बीकानेर में स्थित है। ये सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन में आया था।
राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान जलवायु के अंतर्गत आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर। ध्यान रखिए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर। ये कृषि से संबंधित जितने भी प्रश्न है आज तक जितने आए हैं परीक्षाओं में वो है। राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक फसलों के प्रतिरूप में क्या परिवर्तन या आंकड़े पूर्णा घटित हुए हैं? तो 2 और 3 इसका उत्तर है। दालों का क्षेत्रफल 21 से बढ़कर 18 21 से घटकर 18 रह गया और तिलहनों का क्षेत्र 6% से बढ़कर 21% हो गया। ये सही है। कृषि वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्थान में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ, ये चलो उस टाइम का प्रश्न, अब तो वापस मुश्किल है ये। 196.22 लाख टन। राजस्थान की कृषि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 के अनुसार कुल उत्पादन की दृष्टि से निम्न में फसलों का घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले गेहूं, फिर बाजरा, फिर मक्का और फिर चावल। अब ये जो सवाल है ये पशुपालन पर है। 19वीं पशुधन गणना 2012 व 20वीं पशुधन गणना 2019 में राजस्थान में कुल कितने पशु संख्या परिवर्तन हुए? आंसर है 1.66 की कमी। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या 2007 से 2012 के मध्य कमी हुई 18.86%। अब देखिए, ऐसा सवाल आ जाए तो उसमें मुश्किल हो जाता है क्योंकि भेड़, गाय, बकरी सब है, तो किस चीज का याद रखें? तो ऐसे सवालों को नमस्कार कीजिए और आगे बढ़िए। अगर याद हो तो रिस्क लीजिए, नहीं तो मत लीजिए क्योंकि इसमें गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। जैसे ब्रह्मास्त्र को कैसे आपको पता है नमस्कार करते हैं और उसको आदर देते तो वो पीछे चला जाता है, वैसे ही इसका मामला भी है। ज्यादा कठिन जो सवाल किसी को ना था उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, कई बार गड़बड़ हो जाती है। ये जैसे ओके सवाल है, अब इसमें आप अनुमान लगा सकते हो तो लगा दीजिए। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान, इनमें आपको मिलान करना है। तो देखिए, उत्तर पश्चिमी राजस्थान राठी, दक्षिण पश्चिमी कांकरेज, पश्चिमी राजस्थान थारपाकर और दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान गिर। याद रखिएगा, उत्तर पश्चिमी राठी, दक्षिण पश्चिमी कांकरेज, पश्चिमी राजस्थान थारपाकर और दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान गिर। जिनमें से कौन सा गौवंश की नस्ल नहीं है? ये 2018 में आया सेकंड ग्रेड में। मालवी, कांकरेज, राठी या बागड़ी। तो ये बागड़ी है ना, ये अपने नहीं है, बाकी मालवी, कांकरेज, राठी गौवंश की नस्ल है। जिनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रत प्रदेश में गौवंश प्रमुख पशुधन है, ये तो सही है। सिरोही, जालोर और पाली जिले के कांकरेज पशुधन प्रदेश में भाग है, ये भी सही है। नागौर पशुधन बैलों के लिए, ये भी सही है। तो मध्य राजस्थान मालवी ये सही नहीं है। मध्य राजस्थान मालवी की नहीं, मध्य राजस्थान देखिए यहां पर होगा, ये गिर के लिए होगा। राजस्थान में पुगल नस्ल है, बकरी, भेड़, ऊंट, गाय। तो ये भेड़ की नस्ल है। जो आगे किस परीक्षा में ये प्रश्न आए वो भी इसके आगे आप देख सकते हैं कि इस परीक्षा में ये प्रश्न आए। निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की है? जमुनापरी, मालवी, गिर या पुगल? तो पुगल जो है वो भेड़ की है। अब देखिए ये सवाल आप देखिए, पुगल नस्ल ये 18 में आया, 2018 में संस्कृत एजुकेशन में कि किसकी नस्ल है भेड़, और फिर 2022 में इसको उल्टा कर दिया कि ये नस्ल भेड़ की है, तो ये पुगल ही आ गया। तो इसलिए साफ पता चलता है कि प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए आपको पुराने पेपर जरूर देखना चाहिए। छोकला नस्ल, बकरी, गौवंश, ऊंट, भेड़। तो छोकला है भेड़। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड किस स्थित है? जोधपुर, अंबिकानगर, जयपुर, दिल्ली। तो जोधपुर में स्थित है केंद्रीय बोर्ड विकास। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तब नीचे दिए गए कूटों से। लोही बकरी की एक नस्ल है, गुड़ा भैंस की एक नस्ल है, जैसलमेरी ऊंट की एक नस्ल है। कमेंट कीजिए, देखिए आपको पता हो तो कुछ कमेंट कीजिए इस बारे में। मैं तो आपको बता ही दूंगा कि लोही बकरी की नस्ल बिल्कुल सही है और जैसलमेरी ऊंट की नस्ल है, ये दोनों सही है। अब देखिए कौन सी सुमिलित नहीं है, ये 2011 में आया था सवाल। देखिए क्या बात किया कि हर टॉपिक से एक दो प्रश्न उठाते और उनके फेवरेट भी होते हैं, ये जैसे भेड़ की नस्ल है, बकरी की नस्ल है, ये सवाल है तो इनको आप रट लीजिए। अब देखिए ये मिलान करने का आ गया है। सुमिलित नहीं है, भेड़ मगरा ये सही है, गौवंश मालवी सही है, और भैंस है मुर्रा सही है, बकरी चौकला नहीं है। अब वापस ये सवाल 2015 में ऐसा कैसा आया था मिलान करने का। निम्न कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए गौवंश है वो है अपने मालवी, भेड़ है वो है ये
नाली, भैंस, मुर्रा और बकरी बड़वारी। अब कौन सा, ये 18 में आया, देखिए कौन सा सुमिलित नहीं है। बकरी, गौ बकरी, देखिए बकरी बड़वारी ये सही है, भेड़ जैसलमेरी भी सही है, और भैंस बदावरी सही है, और ये गौवंश नाली सही नहीं है। अब देखिए बहुत गहराई से याद करने पड़ेगा तभी आपको याद रहेगा। अब इसको मिलान करना है, देखिए ऊंट तो बीकानेरी, भेड़ है वो मगरा, बकरी है वो जकराना, और गाय है जो राठी। अब देखिए ये सवाल, देखिए एकदम इजी सवाल है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र अवस्थित है तो बीकानेर में, याद रखिएगा बीकानेर में। ये डेयरी विकास से जुड़े प्रश्न है। देखिए अब तक डेयरी विकास से जुड़े ये 3 प्रश्न ही आए हैं, तो अच्छे सवाल ही है। राजस्थान का राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्न में किस, ये सवाल ही आता है 1975 में हुई थी, ध्यान रखिए 1975 में। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड आरसीडीएफ का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है जयपुर। आरसीडीएफ का मुख्यालय जयपुर। राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गौवंश प्रजनन गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिण पूर्वी जिलों में किस वर्ष आरंभ हुआ? ये 1990-91, ध्यान रखिएगा। बस आजकल ये 3 सवाल ये आज तक परीक्षाओं में डेयरी से जुड़े हुए, तो याद रखिए वापस आ सकते हैं। एक तो ये इसकी स्थापना 1975 में, एक ये डेयरी फेडरेशन लिमिटेड कहाँ पर है? जयपुर में। और 10 जिलों में कार्यक्रम शुरू किया गया गोपाल प्रयोजन गौवंश, तो ये 1990-91 से किया गया। अब देखिए